नमस्कार। आज हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस और आईएसओ 14000 के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम ईएमएस की बात करें, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम संक्षिप्त में ईएमएस भी कहते हैं। तो ईएमएस is a set of processes and practices that enable an organization to reduce its environmental impacts and to increase its operating efficiency। तो ये इन्वायरमेंटल से मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस का एक सेट है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनको कम करने, इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज को कम करने, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने आदि के लिए तैयार किए जाते हैं। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है और प्रोएक्टिव अप्रोच होने के कारण ये जाहिर तौर पर इसमें जो नेचर है वो वॉलंटरी भी आता है, आगे हम देखेंगे इस चीज को। और ईएमएस के अंदर सतत रूप से रिव्यू, इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में। तो ऐसा नहीं है कि ईएमएस का कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कुछ ऐसा है जो स्टीरियोटाइपिक है। नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, परफॉर्मेंस हो सकती है उसके अपने अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए, टारगेट्स हो सकते हैं। तो उस हिसाब से उसका ईएमएस भी डिफरेंट रहेगा। तो ये ईएमएस जो है प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टेलर्ड होता है। ईएमएस किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि वो जो रेगुलेटरी डिमांड्स हैं, रेगुलेटरी डिमांड्स का मतलब ये है कि जो प्रिवेलिंग लॉ, रूल्स, लेजिस्लेशन है उसके अनुरूप, तो जो रेगुलेटरी डिमांड्स हैं उनको सिस्टमेटिक और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में एड्रेस कर पाए। साथ ही साथ केवल यही नहीं, जो नॉन रेगुलेटेड इश्यूज हैं उनको भी ईएमएस में एड्रेस किया जाता है। नॉन रेगुलेटेड इश्यूज का मतलब ऐसे इश्यूज हैं जिनके लिए कोई नियम तो नहीं है इस तरीके का जो लायबिलिटी पैदा करे, लेकिन उनको करने से बेहतर परिणाम ही प्राप्त हो सकते हैं, तो वो नॉन रेगुलेटेड इश्यूज के अंतर्गत आता है। ईएमएस बेसिकली एक पीडीसीए साइकिल के जरिए ऑपरेट होता है। यहाँ आप पीडीसीए साइकिल को समझेंगे तो P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्शन। सबसे पहले हम बात करें प्लान की, तो किस चीज का प्लान करना है या प्लान के अंदर क्या आता है। प्लान में आता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, उसका इवेल्युएशन। तो यहां पर फिजिकल इन्वायरमेंट आ गया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ गया, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ गया, उसमें जो इम्पैक्ट हो सकता है उसका इवेल्युएशन। सेकेंड चीज, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के तहत उनको एनालाइज करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर हुआ है और नहीं भी हुआ है, दोनों ही केस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंटल गोल्स तय करता है। तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप या तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप उन इन्वायरमेंटल गोल्स को लगातार रिव्यू करते चलना, उनके अनुरूप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना और एक्शन प्लान तैयार करना, ये सारा प्लान के अंतर्गत आता है। डू, एक्चुअल कार्य। इस एक्चुअल कार्य में जो हमने इम्पैक्ट देखा या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की प्लान प्रोसेस में, या जो हमें इनपुट प्राप्त हुए इन्वायरमेंटल गोल्स को रिव्यू करने के पश्चात, उनके लिए कुछ प्रोग्राम तैयार करना ताकि उन्हें मीट आउट किया जा सके। साथ ही साथ कस्टमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी आवश्यकता है, उनको उन पर्टिकुलर इश्यूज के बारे में एडुकेट करना, उनके बीच में उस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में कम्युनिकेशन होना, इम्पैक्ट जो हो रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट जो है उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट करना उसे प्रॉपरली, ताकि प्रॉपर उसको मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है तो उसके लिए भी कंटिजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान तैयार रखना, ये सारी की सारी डू में आता है। तो डू एक्चुअली वर्किंग है, एक्चुअली कार्य है जो कि होना है। थर्ड है चेक, ये एक तरीके से फीडबैक है। तो यहां पर आवश्यक है मॉनिटरिंग कि ईएमएस प्रॉपरली हो पा रहा है या नहीं। ये जो प्लान और डू में किया गया है, प्लान में जो सोचा गया है और डू के माध्यम से जो किया गया है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करना, प्रोग्रेस कितनी है उसको मेजर करना। इनके लिए इंटरनल ऑडिट की आवश्यकता है ताकि सही रूप से स्थिति सामने आ सके। लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कंप्लायंस हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इसको देखना। साथ ही साथ हमने एजुकेट और कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन की जो बात करी थी, वो एम्प्लॉयज के बीच में अवेयरनेस उसके बारे में हो रही है या नहीं हो पा रही, और एम्प्लॉय कितने कंपिटेंट हो पा रहे हैं इन कार्य के माध्यम से, ये सारा चेक में आता है। फोर्थ है, अगर चेक के अंदर कुछ हमें निकल के आता है, कोई मसला सामने आता है, तो उसके लिए फिर करेक्टिव मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ताकि वो प्रॉब्लम कम हो सके। और अगेन ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं ये अगेन अगली बार के प्लान प्रोसेस का पार्ट होंगे, जो इम्पैक्ट इवेल्युएशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स के एनालिसिस, रिव्यू, उसमें काम आएंगे। साथ ही साथ ये मैनेजमेंट रिव्यू भी होना है एक्शन के अंतर्गत। तो ये सारा एक पीडीसी साइकिल है जो ईएमएस जिस पे बेस है। नाउ ईएमएस आज की तारीख में जो सबसे अच्छा इसका तरीका है वो है आईएसओ सर्टिफिकेशन। और आईएसओ में इसके लिए आईएसओ 14000 सीरीज में सब सर्टिफिकेशन दिया जाता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। और वैसे तो आईएसओ 14000 सीरीज के कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, 14000, 14001, 4, 5 से लेकर 64 तक। लेकिन जो सबसे कॉमन है और जो सबसे लेटेस्ट माना जा रहा है, बेहतर है इस मामले में जनरल पर्पस में, वो आईएसओ 14001 जो 2015 सितंबर में पब्लिश हुआ था। तो आईएसओ 14000 जो सीरीज है वो फैमिली है डिफरेंट स्टैंडर्ड की जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये आईएसओ 14000 सीरीज के जो स्टैंडर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ताकि वो अपना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके, लॉस से कंप्लायंस अच्छी प्रकार से दिखा सके, रेगुलेशन से कंप्लायंस अच्छी प्रकार से दिखा सके, और अदर जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है उनके प्रति अच्छी कंप्लायंस दिखा सके। साथ ही साथ ये प्रमोट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अपना कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर सके। और जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया मैंने कि ये जो सीरीज है, ये जो सर्टिफिकेशन है, ये वॉलंटरी बेसिस पे है, ये वॉलंटरी अप्रोच है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के लिए।
खास बात यह है कि इसी तरह की एक सीरीज ISO 9000 सीरीज भी थी, लेकिन ISO 9000 सीरीज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता था, लेकिन ISO 14000 सीरीज में जो सर्टिफिकेशन का काम है, अवार्ड का काम है, वो ISO डायरेक्टली खुद करता है। तो ये एक इससे जो पूर्व की 9000 सीरीज है उससे एक बड़ा बदलाव है। ISO 14001 जो 2015 में पब्लिश हुआ है, अगर उसमें हम खास तौर पे बात करें तो ये चॉक आउट करता है फ्रेमवर्क जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को EMS, इफेक्टिव EMS तैयार करने के लिए फॉलो करना होगा, और जाहिर तौर पे ये PDCA साइकिल पर ही बेस होता है। साथ ही साथ इसमें एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट यानी कि CI प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, CI प्रोसेस में 3 चीजें आती हैं: एक्सपांसन, इनरिचमेंट एंड अपग्रेडिंग। यहाँ पर इनका मतलब ये है कि हम जो EMS के दायरे में आने वाला उस ऑर्गेनाइजेशन का भाग है, उस भाग को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। यानी कि हो सकता है पहले EMS के दायरे में हमने एक डिवीजन ही लिया हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, अब उसका दायरा हम बढ़ा रहे हैं। इनरिचमेंट से आपको ये समझना चाहिए कि हम और ज्यादा फैक्टर्स और ज्यादा उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको इंक्लूड करते जा रहे हैं, और लगातार उस चीज को हम हमारी जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। एक चीज याद रखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ISO 14001 सर्टिफिकेशन ये प्रोडक्ट के लिए नहीं होता। 9000 सीरीज में भी जो देखा था आपने वही देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, प्रोडक्ट के लिए ये ISO सर्टिफिकेशन नहीं है। तो अगर हम 14001 के तहत EMS में देखें तो क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है, वेस्ट जनरेशन कम होता है, रिसोर्सेज का कंजप्शन ऑप्टिमल होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसमें कमी आती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए कन्फॉर्मेंस हाई होगी, रिस्क कम हो जाएगी रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज के प्रति। साथ ही साथ क्योंकि ये सर्टिफिकेशन वैश्विक रूप से मान्य है, इस कारण से अगर कोई कंपनी जो ग्लोबली प्ले करती है तो ऐसी स्थिति में उसे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी, और इन कारणों से जो ट्रेड बैरियर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब वो भी काफी उस कंपनी के लिए कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है उन कंपनीज के लिए जो ग्लोबली प्ले करती हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये ग्लोबली उस बिजनेस को बढ़ा रहा है तो ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म वायबिलिटी उस बिजनेस की काफी बेहतर हो जाती है। साथ ही साथ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कंपनी के एसेट वैल्यू के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक है वो जनरली जो ISO सर्टिफाइड कंपनीज हैं उनके प्रति पॉजिटिव परसेप्शन रखती है। तो इम्प्रूव जो पब्लिक परसेप्शन है उस बिजनेस के लिए, उससे वो मार्केट के अंदर बेटर पोजीशन पे लेके आ जाता है। ठीक है, तो बेटर पोजीशन हासिल होती है उस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में ऑपरेट करने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ CI प्रोसेस है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो ये कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार इनोवेटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच रखना पसंद करता है। तो ये काफी पॉजिटिव उसके लिए फैक्टर जाता है। साथ ही साथ कि इन्हीं कारणों से जो वो भी बिजनेस है जो कि अपने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर करता जा रहा है, उससे नए कस्टमर और बिजनेस पार्टनर मिलना आसान होता है, क्योंकि कई देश खास तौर पे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ऐसे बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो ग्रीन है, यानी कि जिनकी इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज बहुत कम है। साथ ही साथ जो पब्लिक लायबिलिटीज और इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी इनसे काफी कम हो जाता है EMS का इस्तेमाल करने से। तो यहाँ हमने EMS और ISO 14000 के बारे में जाना। तो यह हमारा ये टॉपिक जो था ये यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।